पर चिल्लाए, कोई नहीं खाएगा, मैं तो मरने वाला हूँ और तुम लोगों को अभी भी खाना सूझ रहा है। जिस दिन से उनके दांतों से खून बहना शुरू हुआ, उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया। जरा सी बात पर चौकी उलट देते। घर के जितने बर्तन थे लगभग सब टूट चुके थे। दादी ने धीरे से कहा, बुजुर्ग, खाना खाकर हम फिर शहर चलेंगे, तुम पहले कुछ खा लो। दादाजी बोले, खा नहीं सकता। जब उन्होंने मुंह खोला तो मैंने देखा उनके दांतों के बीच खून की पतली नसें भरी थी। पूरा मुंह खून से सना हुआ था और उससे एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने सड़ा हुआ मांस खाया हो। दादी बोली, तो अभी चलते हैं शहर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दादाजी ने उन्हें घूर कर देखा। तुम्हारा साथ आना तो बनता ही है, अगर मेरे खिलाफ जरा भी बोली तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जब उन्होंने ये कहा, उनके चेहरे पर ऐसी निर्दयता थी मानो दादी को जिंदा निगल जाएंगे। दादी सिर झुकाकर खड़ी रही, उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। दादाजी ने ठंडी सांस छोड़ी और आंगन में जाकर बैलगाड़ी में बैल जोतने लगे। तभी सामने वाले घर का रमेश चाचा आ गया। वह बनावटी मुस्कान के साथ बोला, काका, आपकी बैलगाड़ी थोड़ी देर के लिए दे दो, शहर से थोड़ा मांस लाना है। बोलते बोलते उसने पहले ही रस्सी पकड़ ली, जैसे गाड़ी उसी की हो। दादाजी बोले, मुझे और तेरी काकी को भी शहर जाना है, कितना मांस खरीदोगे? अगर ज्यादा खरीदोगे तो हम बाद में जाएंगे, पहले तुम ले जाओ। रमेश बोला, आधा सुअर लाऊंगा, लौटकर आपको आधा किलो मांस दूंगा। वह हर बार ऐसा ही कहता था, पर मैंने कभी उसे सच में मांस देते नहीं देखा। मैंने कह दिया, आप झूठ बोल रहे हो, आपने कभी हमारे घर मांस नहीं दिया। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दादाजी ने मुझे लात मार दी। छोटे बदतमीज, ऐसे बात करता है अपने बड़े से। उन्होंने चेहरा सख्त कर लिया, जैसे फिर मारेंगे। मैं भागकर दादी के पीछे छिप गया। रमेश बोला, अरे बच्चा है, समझ नहीं है, मैं चलता हूँ। दादाजी ने कहा, रास्ते में संभल कर जाना। वह हमारी बैलगाड़ी ले गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। दादाजी के मुंह से खून फिर बहा और उनके पैरों पर टपक गया। उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। वे मुड़े और घूर कर बोले, निकम्मे, लोगों से मांस मांगता है, शर्म नहीं आती? फिर अंदर चले गए। मैंने दादी की ओर देखा, उन्होंने मेरा सिर सहलाया। तुम्हारे दादा गलत कह रहे हैं, उनकी बात मत सुनो। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में कसक रह गई। शाम को रमेश बैलगाड़ी लौटाने आया। उसके हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का कट्टा था, कट्टे से खून रिस रहा था। वह बोला, काका, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, ये आपकी बुरी बीमारी ठीक कर देगा। दादाजी की धुंधली आंखों में अजीब सी चमक उभरी। सच में? क्या है इसमें? जैसे ही उन्होंने कट्टा खोलना चाहा, रमेश ने हाथ रोक लिया। आसानी से नहीं मिला, समझ तो रहे हो? दादाजी समझ गए। उन्होंने दादी से कहा, खड़ी क्या हो, पैसे दो, किसी को मुफ्त में मदद नहीं करनी चाहिए। दादी ने संदूक से पैसे निकालकर उसे दे दिए। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने कट्टा खोला। एक भयानक बदबू ने मुझे घेर लिया। अंदर सड़ा हुआ मांस था, जिस पर सफेद कीड़े रेंग रहे थे। दादी घबरा गई। हमारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन दादाजी मांस उठाकर आंगन में चले गए। उसे बड़े भगोने में डालकर उबालने लगे। लगातार लकड़ियां डालते रहे। दादी ने मुझे पुकारा, बिट्टू, दादा की मदद करो। मुझे उनके पास जाना बिल्कुल नहीं था। उनके शरीर से अजीब बदबू आती थी। जब भी वे बोलते, लगता जैसे किसी मरे हुए इंसान से बात कर रहा हूँ। मैंने मुंह से हाँ कहा, लेकिन चुपके से दीवार के पीछे छिप गया। तभी मैंने देखा, दादी ने संदूक के नीचे से एक कपड़े की गुड़िया निकाली। उस गुड़िया का मुंह खुला था। दादी ने सुई धागे से उसका मुंह सिल दिया। वह गुड़िया को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान इतनी भयावह थी कि मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मांस पक गया। दादाजी ने बिना कुछ सोचे पूरा सड़ा मांस खा लिया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। फिर बड़बड़ाए, अब बीमारी जाएगी। लेकिन अगले दिन दोपहर तक वे मिट्टी पर बैठे बैठे ढह गए। चेहरा पीला, सांस बेहद कमजोर। दादी बोली, मैं शहर से दवा लाती हूँ, तुम घर पर रुको। वह मुझे साथ लेकर चली गई। वापसी में देर हो गई। जब हम घर पहुंचे, रात हो चुकी थी। घर में अंधेरा था। दादी ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तीखी खून की गंध फैल गई। दादी ने लालटेन जलाई और हमने देखा, दादाजी आईने के सामने खड़े थे और सुई धागे से अपना ही मुंह सिल रहे थे। बहुत कसकर, ऐसा लग रहा था जैसे उनके होठों पर एक लंबी कनखजूरा रेंग रही हो। दादी ने मेरा मुंह दबाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन दादाजी ने सुन लिया। वे अचानक मुड़े। उनकी आंखों में भयानक क्रोध था। वे गाली देना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, पर उनका मुंह सिला हुआ था। कोई आवाज नहीं निकली। अचानक उन्हें दर्द का एहसास हुआ। हाथ कांपते हुए अपने सिले होठों को छुआ। उन्होंने दादी की ओर देखा। वो नजर जैसे पूछ रही हो, तुमने मेरा मुंह क्यों सिल दिया? मैंने नहीं सिला। जब मैं और बिट्टू वापस आए, तब ये पहले से सिला हुआ था। ये तुमने खुद सिला है। दादी की आवाज बहुत तेज थी। लग रहा था जैसे वह अपनी आवाज से ही दादाजी को डराकर पीछे हटाना चाहती हूँ। लेकिन मैं खुद भी उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। देखो, तुम्हारे हाथ में सुई है, तुमने खुद सिला है। दादाजी जड़ हो गए। धीरे धीरे सिर झुकाकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी सुई को देखा। फिर अचानक जोर से पैर पटका और दादी पर चिल्लाने लगे। लेकिन उनके सिले हुए मुंह से शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। कैंची, तुम्हें कैंची चाहिए? दादी घबराकर अलमारी में ढूंढने लगी। उन्हें एक जंग लगी कैंची मिली। उन्होंने सिले धागे को काटा। दादाजी के होठों से खून बहने लगा। अचानक उन्होंने दादी का गला पकड़ लिया और दहाड़े, इतनी देर से क्यों लौटी? क्या तुम चाहती थी मैं मर जाऊं? सुन ले सरला, अगर मैं मरा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने दादी को जोर से धक्का दिया। दादी का सिर दीवार से टकराया। खून बहने लगा। दादाजी चिल्लाए, गोदाम से दर्द की दवा ला। दादी सिर पकड़े बाहर चली गई। मैं डर के मारे मिट्टी वाले चूल्हे के पास बैठा कांप रहा था। काफी देर हो गई, दादी वापस नहीं आई। दादाजी फिर चिल्लाए, जा देख के आ, मर गई क्या गोदाम में? मैं डरते डरते गोदाम की तरफ भागा। दरवाजे की दरार से मैंने देखा, दादी एक स्टूल पर बैठी थी। उनके बाएं हाथ में वही कपड़े की गुड़िया थी, दाएं हाथ में सुई धागा। इस बार उन्होंने गुड़िया की दोनों आंखें सिल दी थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। दादी, दादा बुला रहे हैं। वो चौंक गई, हाथ कांपा, सुई जमीन पर गिर गई। जल्दी से गुड़िया छुपा दी। हम दोनों कमरे में लौटे। दादाजी चारपाई पर बैठे थे, चेहरा सख्त, आंखों में नफरत।
दादी ने दवा आगे बढ़ाई। दवा खा लो, लेकिन दादा